हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। लिखो तो एक क्वेश्चन। इन ए कंडक्टर। सर अभी आप कहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं? अभी ये बुक है कॉन्साइज वाला। अच्छा, मेरी बुक से। हाँ। अच्छा ठीक है। सर मेरी बुक में तो इलेक्ट्रिसिटी के 3 चैप्टर दिए हैं अलग अलग। ये सिर्फ पहला चैप्टर है, इसके बाद 2 चैप्टर और हैं। अच्छा, ये इंडिविजुअल चैप्टर है। लिखो तो इन ए कंडक्टर। सर मैं बुक ही खोल देता हूँ, बुक में कहाँ पे है? और तो बुक का कितना नंबर पेज है? 187 पेज है। हाँ मिल गया। 187 पेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मिल गया। और लिखो तो इन ए कंडक्टर 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow from its end A to B। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ इन 2 सेकेंड। फ्लो करने में इधर टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड लगा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसमें करंट का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, और डायरेक्शन भी बताना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सर डायरेक्शन कैसे बताऊँ? वो तो मेरा आ गया 5 आ गया। और यूनिट क्या रहेगी सर? 5 क्या है? 5 एम्पियर ना? हाँ, करंट है ना, तो करंट का एम्पियर होता है। 5 एम्पियर कोई ना होगा, 5 मेगा एम्पियर होना चाहिए। 5 का आ गया। डायरेक्शन कैसे बताऊँ? बता रहे हैं। डायरेक्शन से ए टू बी जाएगा तो कैसे करते देखो, ए टू बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ए टू बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। वो हम लोग उल्टा मान करके चलते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहा है तो करंट बी टू ए जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो आई निकालेंगे कैसे? आई निकालने के लिए फार्मूला है Q बाई टी। अब उसमें Q कैसे निकालेंगे? Q तुम लोग निकाल के बताओ कि Q का वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल चार्ज कितना आएगा। चार्ज निकल जाना चाहिए। Q बराबर एनी। हाँ, Q बराबर एनी हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ तो 6.25 into 10⁻16 into 1.6 into 10⁻−19। हाँ, इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो मैं यूज करूँ 10 into 10⁻−3। एनी का वैल्यू कितना आ गया? 10 into 10⁻−3। 10 into 10⁻−3। हम लोग करना क्या था? 6.25 इंटू 10⁻16 इतना चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। तो 10 इंटू आ गया 10⁻−3। चार्ज अगर फार्मूला ना याद रहे ना तो भी तुम लोग निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन है,
तो इस पर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 इंटू 10⁻, कितना है 16 से। तो फार्मूला याद न रहने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इतना आ गया, इतना बटा 2 कर दो। आई बराबर हम लोग जानते हैं Q/T, तो हम लोग कर देंगे 10/2, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इसको एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। सेकेंड लास्ट स्टेप ये वाला जो मल्टीप्लाई, आई बराबर हम लोग को Q/T करना है ना, तो Q/T करने के लिए आई बराबर Q/T, तो Q कितना है 10 इंटू 10⁻³ तो आई बराबर कर देंगे 10 इंटू 10⁻³ और टोटल कितना 2 सेकेंड में, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 5 इंटू 10⁻³ इतना आया हमारा एम्पियर। मिली एम्पियर में जब डिवाइड करना हो, मतलब मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान में रखना, इससे करंट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। और डायरेक्शन लिख लो करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी B to A। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखो, ए कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी draw 2 ampere current when glowing. What is the resistance of the filament of the bulb? So एक बार repeat कर सकते हो question? A car bulb connected to a 12 volt battery draw 2 ampere current when glowing. इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है। What is the resistance of the filament of the bulb? तो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ, ओम्स लॉ यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके बाद इसी में और क्वेश्चन है, will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing? अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज सेम ही चीज होती है। हाँ, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल वोल्टेज 12 करंट ये तो हो गया, कितना होगा R आया होता है, R भी होता है, R 12 तो सर R 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम आना चाहिए रेजिस्टेंस, आसान था। रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस नहीं ग्लो कर रहा है, सेम रहेगा तो फिर ग्लो करता ही रहेगा। आर कांस्टेंट रहेगा अगर करंट सेम फ्लो कर रहा होगा तो, लेकिन अगर सेम करंट फ्लो कर रहा होगा तो फिर तो बॉल जल ही रहा होगा। बॉल नहीं जल रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। सबसे पहले तो ओम्स लॉ V बराबर हम लोग यूज बता रहे हैं, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V बराबर IR, तो R निकालना है तो हम लोग V बटा I लिखेंगे। तो V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट और करंट 2, तो ये आ गया 6 ओम। अब देखो यहाँ पर अगर सर्किट है हमारा, यहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है और यहाँ पर बैटरी लगाए हैं, तो जब तक ये बैटरी लगा हुआ है ना तब तक बल्ब जलता रहेगा। बल्ब जलना बंद कर दिया इसका मतलब कि यहाँ से जो स्विच था ना इसका तार का वो ऑफ कर दिया गया है। स्विच ऑफ करने का मतलब ये सर्किट ख़त्म हो गया।
तो सर्किट ख़त्म हो गया, इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इनफिनाइट हो जाएगा। ग्लो नहीं कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है मतलब कि करंट हम लोग का जीरो हो गया है। और करंट आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। ये वाला जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब आर का वैल्यू इनफिनाइट हो जाए। भी मतलब कुछ कांस्टेंट गिवन रहे, भी का वैल्यू बैटरी मतलब जैसा लगा था वैसा ही लगा रहे, और आर इनफिनाइट अगर हो जाएगा तब हम लोगों को करंट जीरो मिलेगा। आर इनफिनाइट का मतलब कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसका आंसर होगा कि रेजिस्टेंस विल बी लेस, रेजिस्टेंस विल बी हाई इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। So resistance will be हाई, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसर दिया है ना लोग, ये लोग दिया है रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे होगा। अभी तो यहाँ पर लिख लो रेजिस्टेंस विल बी इनफिनाइट वेरी हाई, ब्रैकेट में इनफिनाइट कर लेना, इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। और सेकंड केस ये हो सकता है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ना वो रिप्लेस करके यहाँ पर सिंपल वायर लगा दिया हो, तो वायर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो फिर हीट नहीं होगा। या फिर ऐसे करो, बल्ब का साइज ही ऐसे हो गया, या फिलामेंट की जगह यहाँ पर वायर लगा दिए, तो वायर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस अब बहुत कम हो गया, जैसा वायर था वैसा ही ये भी हो गया। तो रेजिस्टेंस कम होने से हीट जो हमारा होता है आई स्क्वायर आर, ए वाला बहुत कम हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो गया है ना, तो फिर हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो या तो हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, इनफिनाइट के बराबर, करंट फ्लो करना ही बंद कर दिया, या फिर लिखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एकदम कम हो गया, बहुत ज़्यादा लेस हो गया, जिससे कि ये हीट ही नहीं हो पा रहा है, हमारा बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट हो ही नहीं पा रहा है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। so this H equal to I square R. This is which formula? हाँ, ये हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। अच्छा। So next we have finished the chapter. शायद अभी और होगा, हीट उट अभी नहीं बताए हैं, हाँ। हीट सीरीज पैटर्न रेजिस्टेंस भी नहीं बताए हैं, वो भी बताना है। एक और क्वेश्चन लिखो, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल So the question number 8 है ना? हाँ, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल and the same length have a radii 1 mm and 2 mm respectively। दो वायर है, एक 1 mm रेडियस है, दूसरा का रेडियस है 2 mm। कंपेयर द रेजिस्टेंस, फर्स्ट में लिखेंगे कंपेयर, फर्स्ट में लिखेंगे देयर रेजिस्टेंस और सेकंड में लिखेंगे देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। So compare what? कंपेयर, फर्स्ट में लिखेंगे रेजिस्टेंस और सेकंड में लिखेंगे देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। So specific resistance means? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो मटेरियल जो है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग कॉपर या सिल्वर का एग्जांपल ले तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब करंट इसमें इजीली पास कर जाता है। हमारा जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर ए जो रो है वही हम लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और इसका सबका एक निश्चित वैल्यू होता है। अगर कॉपर वायर यूज कर रहे हो तो उसका एक निश्चित वैल्यू होगा, लेंथ घटाने बढ़ाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिल्वर लेंगे तो उसका एक स्पेशल वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी वायर का, लेकिन उसका रजिस्टेंस जो होता है ना वो लेंथ को घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। नीचे दिखा देते हैं सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नीचे तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी सबका दिया है। सिल्वर का सबसे कम होता है,
सिल्वर का सबसे कम होता है, इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। ए वाला कम होगा तो ए भी कम हो जाएगा। So that means specific resistance is independent of the length and area. हाँ, लेंथ एरिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ उसके मटेरियल के गुण पर डिपेंड करता है कितना होगा, मटेरियल कैसा है। नहीं हो पा रहा है। हम लोग को क्या क्या दिया है, देखो हम लोग को रेडियस दिया है, तो रेडियस कहाँ से आएगा, यहाँ पर एरिया, वायर का जो एरिया होता है, वायर तो गोल होता है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर बराबर रो इंटू एल बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखो रो जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कहाँ गया, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, लेंथ सेम है, ठीक है, एल का वैल्यू सेम है और सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी तो ऐसे ही सेम हो गया। तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया था देख कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करें, तो हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम ही रह जाएगा, रेडियस के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुराना वाला का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो 1 और रो 2 ये दोनों का दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वायर में ये सारा का सारा चीज़ कांस्टेंट है। हम लोग का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। अगर रेडियस को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रेडियाई 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर है, तो R1 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा होगा 1/1 का स्क्वायर, 1 यूनिट, और R2 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग का हो जाएगा 1 रेडियस इसका 2 है, ठीक है, 2 मिलीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 1/4 मिलीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर R1 1 है तो R2 कितना आ जा रहा है, 1/4। तो अगर हम लोग R1 को 4 कर दें तो R2 कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों के जो रेजिस्टेंस में मतलब अंतर होगा वो 4:1 का होगा, रेशियो इन लोगों के रेजिस्टेंस का 4:1 हो जाएगा। इसको हम और एक दूसरा तरीका से भी बता देते हैं। रजिस्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दोनों का सेम ही रहेगा। हम लोग को निकालना है R1/R2, और R1 हो जाएगा हम लोग का 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और R1 कर देते हैं और ये 1/R2 के स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, R1/R2, बाकी सारा कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। अब R2 कितना है, सेकेंड वाला का जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है, और फर्स्ट वाला का रेडियस 1 मिलीमीटर, दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 4/1, मतलब 4:1। ये समझ में आया? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी करवा रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट है उसमें, ठीक है ना, तो इसको अच्छा से नोट करके रखना, रिवीजन करते समय इसको यूज करना। नेक्स्ट लिखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम having length 30 centimeter, is tripled on itself, मतलब 30 से 90 सेंटीमीटर कर दिया गया। What is its new resistance? तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? कितना आ रहा है? 27 आ रहा है ना। और किसी का? नहीं आ रहा है। हम लोग का दिया वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, मतलब R1 का वैल्यू कितना दिया है, 9 ओम, और हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर,
L1 कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग से R2 पूछा है कितना होगा, और L2 का वैल्यू कितना कर दिया है, N2 का वैल्यू हम लोग कर दिया है 3 गुना ना 90 सेंटीमीटर, ट्रिपल, ये 90 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होता ही है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब कि हमारा जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़े, एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर R1/R2 अगर हम लोग कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 27 तो हो ही जाएगा। R1/R2 करेंगे तो L1/L2 आ जाएगा ना। तो L1 कितना है, L1 30 है और L2 है 90, और R1 का वैल्यू कितना हम लोग को रखना है 9। तो यहाँ से R2 निकाल लो, तो ये आ गया 30, तो R2 बराबर 27 ही आ रहा है, लेकिन आंसर गलत दिया है, आंसर में 1 दे दिए हैं। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 27 ओम ही आंसर हो जाएगा। नहीं हो रहा है किसी का। देखो इसमें दिया है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L हैज रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 4 दिए है, 4 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रो इंटू L/A, ये बताए थे पिछला क्लास में भी। व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है, हैविंग लेंथ L/2। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है जिसपे रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ L/2 हो जाएगा, तो L/2 कर दिए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो जाएगा, 2A कर दिए, तो A हो गया 1/4 रो इंटू L/A। तो 1/4 इंटू रो इंटू L/A का वैल्यू देखो, फर्स्ट वाला में दिया है 4, तो ये कितना आ गया 1, ये आंसर हो गया। देखो अब हम लोग को समझना है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। अगर 2-3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहा तो वहाँ पर हम लोग करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और पैरेलल में लगा रहा तब कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मान लो रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और इसको हम लोग जोड़ दिए एक बैटरी से, तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन कहलाता है। इसमें हम लोग को बस ध्यान यही रखना है कि अगर सीरीज में लगा हुआ है कोई भी रेजिस्टेंस, तो करंट जो होगा सब में इक्वल फ्लो करेगा। यहाँ से अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो वही 1 एम्पियर R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज सबका इंडिविजुअल जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा V3, और ये जो तीनों वोल्टेज का सम होता है ना, वो टोटल मिलाकर के V के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी समझ लो, उसके बाद नोट करना। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू आर, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, तो I इंटू इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब V1 करेंगे तो V1 इंडिविजुअल R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट I1 इंटू R1 होगा, लेकिन I1 को I ही हम लिखेंगे क्योंकि हमारा जो I1 है वो I के बराबर है, I2 भी हमारा I के बराबर है, और I3 भी हमारा I के बराबर है। तो I दोनों तरफ से कॉमन लेकर के हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग का जो R इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। अगर सीरीज में 3-4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग से पूछता है, तो हम लोग सिंपल सबको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मान लो 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है। अब कोई हम लोग से पूछा कि बताओ टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 3 2 5 और 1 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज हमारा जो होता है वो I इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। अब I तो सब में सेम है,
लेकिन R1 तो सबका अलग अलग है, रेजिस्टेंस तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर R1 यूज कर रहे हो तो ये V1 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, हेडिंग दे देना, और उसके नीचे लिखना पहला सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए फर्स्ट लेंगे हम लोग, दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो फर्स्ट लिखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें लिखेंगे लेट R1, R2 एंड R3 इज 3 रजिस्टर्स connected in series, and let total supplied voltage is V. उसके बाद लिखना टोटल वोल्टेज V will be equal to total voltage V will be equal to V1 plus V2 plus V3. Or mathematically we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. उसके बाद ये वाला लिख लेना, फिर IR इक्विवेलेंट, फिर R इक्विवेलेंट। So every time we have to write RVQ. क्या किया? So every time we have to write RVQ equal to R1 plus R2 R3. समझ में नहीं आ रहा है। So I tell you that solving numericals every time we have to write that R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3. हाँ, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका ही यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम उससे देख लो उसका यूटिलाइज कैसे करना है। देखो तो ए सर्किट है, So your voice is very slow. a circuit have 3 registers R1, R2 and R3. Value of 2 registers are given. R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 3 ohm. If total resistance is 9 ohm, then find the value of R3. उसके बाद लिखना these all resistances are connected in series. फिर हो जाएगा 9 में से बाकी 2 रेजिस्टेंस का सम हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। सेकेंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसका रिजल्ट क्या आता है, किसी को याद है? आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 रेजिस्टेंस, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो तीनों पैरेलल में लगा हुआ है। ये हमारा हो गया R1, R2 और ये हो गया R3 और ये हो गया वोल्टेज V। यहाँ पर हम लोग क्या से अलग डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखो करंट यहाँ से जाएगा I करंट, और यहाँ पर जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम जाएगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ पर अभी नोट मत करना इसको। I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। और वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग का V लगा हुआ है। ये V वोल्टेज जो है क्योंकि तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस है ना वो एक ही बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, यहाँ का 2 वोल्ट है, तो सारा का सारा 1 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस सबका सेम हो जाएगा, एक ही सेल के अक्रॉस लगा हुआ है। वही जब हम लोग सीरीज में यूज कर रहे थे ना तो बीच में कोई सेल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ का पर V1 और V2 हो जाता था, लेकिन एक ही बैटरी से कनेक्टेड है अगर सारा, तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस। तो I बराबर हम लोग लिखेंगे V बटा R इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा यहाँ पर V1 नहीं लिखेंगे। V1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सबका तो वोल्टेज V ही है, एक ही बैटरी से सारा कनेक्टेड है। तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब V भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हम लोग का पैरेलल में रिजल्ट आया। अब इसमें स्टेटमेंट लिखना है, लेट थ्री रेजिस्टेंसेस या थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel. Let supply voltage across them is V. Then I total या फिर I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद नीचे लिख लेंगे I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, इसलिए 1 बटा R इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगा हुआ है, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2। इस केस में हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, 1 बटा R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 के बराबर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा R1 R2 और ऊपर में हो जाएगा R2 प्लस R1। ये 1 बटा R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर लिख लेना इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स इन पैरेलल। स्पेशल केस एक तरह से हो गया है, इन केस ऑफ टू रजिस्टर्स। तीन के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 3 वाला हम लोग नहीं निकालते हैं। जब 3 रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे, और जब 2 रजिस्टर आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और नीचे में दोनों का एडिशन ले लेंगे। तो इतना नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? इन क्या 2 रजिस्टेंस अगर हम लोग नहीं, 3 के लिए हम लोग सिर्फ A यूज करेंगे, ये वाला सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए यूज करेंगे, 3 के लिए नहीं होगा, फॉल गलत हो जाएगा।
2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में मल्टीप्लिकेशन और नीचे में एडिशन, तो वो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। 3 के लिए ये वाला यूज करना है। question now, 1 by r eq will be 1 by r1 plus 1 by r2. हम्म, So after adding this will come same, and if in answer it is asked to find the resistance, so I will just reciprocal it. 3 के लिए अगर हम लोग करते हैं, 3 के लिए अगर करते हैं तो वन इसको ऐड करना पड़ेगा ना, इसको ऐड करना में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। Actually, like for two resistance also, if I use this formula only and except I remove the R3, only R1 and R2, then the result will be same. मतलब हम समझ नहीं रहे, तुम R1 और R3 यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता है। No, no, sir. For two resistors also, if I use the same formula, the previous formula which you told, 1 by R eq. अच्छा हाँ, मतलब तुम चाहो तो ए वाला सिर्फ यूज कर सकते हो इतना। This one. हाँ हाँ, वो वाला सिर्फ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शॉर्टकट हो गया है, इससे क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होता है। वो आगे हम बताएंगे कैसे इजी होता है, तो अभी इसको नोट कर लो और आगे कैसे आसान पड़ता है वो हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो तो, 2 registers of same resistance 1 ohm are connected in series and parallel respectively. Sir, will you repeat once again? 2 resistors each of 1 ohm resistance are connected in series and parallel respectively. Which arrangement will draw more current? ज़्यादा करंट किस में होकर के जाएगा? Sir, Which arrangement will draw more current? मतलब कि 2 रेजिस्टेंस है, एक इस तरह से कनेक्टेड है, 1 ओम का है दोनों, और एक इस तरह से कनेक्टेड है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। sir, wait a minute, sir. My answer is coming that when they will be connected in series, this circuit will draw more current. सीरीज वाला में ज़्यादा करंट जाएगा। देख लेते हैं हम दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल करके। बाकी किसी का है और यहाँ पर हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1 + 1 आएगा 2 ओम, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 × 1/1 + 1। यही कर देते हैं ना, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाला का सम, 1/2। So 0.4. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका कम हुआ, इसका ना। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। Sure. पैरेलल वाला में ज़्यादा करंट जाएगा। घर में जो सारा सर्किट जुड़ा रहता है वो सीरीज में रहता है या फिर पैरेलल में, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, तो ये सारा पैरेलल में। क्योंकि अगर सबको सीरीज में जोड़ देंगे ना तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, और हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट फिर इंटर ही नहीं करेगा घर में, तो फिर सारा उसका इफिशियंसी जो है हर मशीन का घट जाएगा। इसलिए हम लोग सारा पैरेलल में जोड़ते हैं। वायर घर में इस तरह से इंटर करता है, पहले यहाँ पर बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा दो, फैन लगाना है यहाँ पर फैन लगा दो, इस तरह से सारा काम होता है। सीरीज में एक और नुकसान है, अगर मान लो कहीं पर एक तो वायर टूट गया तो सारा का सारा सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा, सारा जो मशीन वगैरह लगा हुआ है सब काम करना बंद कर देगा। अब पैरेलल में कहीं पर एक टूट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो सीरीज में अगर हम लोग 4 बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा दिए, तीसरा बल्ब लगा दिए, तो रेजिस्टेंस तो हमारा बढ़ ही जाएगा,
मान लो किसी तरह से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब फ्यूज होगा तो ये सर्किट टूट जाएगा। सर्किट अगर टूटता है तो हम लोग का ये वाला अगर यहाँ से ब्रेक होता है ना, तो आगे करंट जाना ही बंद कर देगा। इधर का भी सारा बल्ब ऑफ, इधर का भी सारा बल्ब ऑफ। तो हम लोग इसलिए सारा कुछ पैरेलल में लगा करके रखते हैं घर में। making the series is comparatively cheaper in Japan. क्या बोल रहे हो? Sir, I am telling that if we arrange many equipment in series connection, they will be very cheaper. It's cheap, and if we connect all in parallel, it will be very expensive. चीप होगा, हाँ, क्योंकि 2 वायर की जगह पर 1 वायर से काम हो जाएगा ना। अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो 1 वायर से काम हो जाएगा, और वही पैरेलल में हम लोग करते हैं तो, लेकिन वायर तो दोनों लग ही रहा है, 1 वायर ऊपर है 1 वायर नीचे है, तो उतना ही तो पड़ा कॉस्ट। वायर तो आखिर लग ही जा रहा है पूरा। हाँ, फिर एक क्वेश्चन ये वाला सोल्व करो। एक सर्किल है, सर्किल में 4 ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। लिखो 4 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम is connected, 4 ohm are connected as shown in figure. Find the equivalent resistance between A and B. यहाँ पर नाम दे देते हैं A और A वाला B। So net resistance will be नेट 4 आ रहा है, sir 2 2 आ रहा है ना, और बाकी और किसी का। हाँ, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तुम्हारा तो सही है आंसर। यहाँ से अगर हम लोग कर लेंगे तो 2 ठो ऊपर में सीरीज में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम 2 2। फिर ऊपर वाला दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4, और फिर नीचे वाला जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4। अब ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में क्या कर लेंगे, 4 × 4 बटा 4 प्लस 4, 16 बटा 8 इज इक्वल टू 2 ना। तो ये ऐसे भी याद रख लेना, अगर सेम रेजिस्टेंस 2 ठो पैरेलल में लगा हो तो कुल मिलाकर के वो हाफ हो जाता है। by Ohm's law, the current will be this 0.25 ampere. That's why I can't remember the potential difference. The potential difference on electric lamp and conductor. Potential difference कितना आया? लास्ट वाला C। Sir, question is 6 volt water. I is coming 0.25 ampere. पहला हम बोला था कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, तो वो हो गया 4 + 20 24, ए का हो गया 24। बी में था करंट, तो करंट हो गया हम लोग का कितना, आई बराबर वी बटा आर। वी कितना है, वी 6 वोल्ट और आर 24, तो कितना हो गया 1/4, 0.25 एम्पियर। तो उसके बाद थर्ड में पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। भी किसके क्रॉस, लैम्प के क्रॉस, तो भी बराबर कितना हो जाएगा आई इंटू, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है ना, तो आई हम लोग जितना आया है 1/4 वही लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कितना लेंगे, लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा RL। तो 1/4 इंटू लैम्प का रेजिस्टेंस 20, तो ये आ गया 5 वोल्ट।
और इस वायर के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 मिला करके हम लोग को कितना दिया है, 6 दिया है। नीचे बैटरी 6 वोल्ट का लगा हुआ है ना, ये वाला 6 बराबर V1 प्लस V2, और V1 हम लोग को नहीं पता है, V2 कितना है 5 वोल्ट, तो V1 आ गया 6 माइनस 5 1 वोल्ट। हाँ, एक तो और ये वाला यूज कर सकते हैं, V1 बराबर I इंटू आर 4, तो I का वैल्यू 1/4 इंटू R4 का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तुम्हारा भैया समझ में आया कि छूट गया? Sir, that's ना रहना। So that numbers C I can't understand. This can you repeat how you did and why? सी एक बार फिर से बता देते हैं ना, हम लोग को लैंप के क्रॉस वोल्टेज पूछा है, ठीक है। एक्चुअली में ए V1 है, और V1 हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1। करंट हम लोग I1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और ऊपर हम लोग पढ़े थे कि सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। V2 हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R2, R2 मतलब वो लैंप का रेजिस्टेंस, तो वही V2 हम लोग को तो निकालना है। I का वैल्यू 1/4 और R2 लैंप का रेजिस्टेंस 20, तो 5। वोल्टेज हम लोग इंडिविजुअल सबका अलग अलग निकाल सकते हैं सीरीज के केस में। वही अगर पैरेलल के केस में रहता तो फिर वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होता, फिर वहां पर हम लोग ये फार्मूला V बराबर I R इस तरह से यूज नहीं करते, वोल्टेज नहीं निकालते। हो गया ना? Sir, today we will do only science. क्या बोल रहे हो? Sir, today we will do only science. मैथ करा दे अब। Sir, as you wish. कर लो, थोड़ा मैथ भी कर लो। निकालो नंबर सिस्टम। Sir, हम लोग को हमारे फोकस टेस्ट होगा, उसके लिए सिलेबस मिल गया है। किस चीज़ का? टेस्ट के लिए। अच्छा, सिलेबस हमको सेंड कर देना। और नंबर सिस्टम लिख लो। नंबर सिस्टम में सबसे पहले लिखो, कुछ डिफिनेशंस है उसके बारे में हम पहले बता देते हैं, या फिर अगर तुम लोग को याद है तो फिर हम उसको लिखवाएंगे नहीं। नेचुरल नंबर बोलो क्या होता है? नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाता है, तो सबसे पहले लिख लो नेचुरल नंबर। Sir, real numbers, ना chapter is real numbers. हाँ, चैप्टर का नाम रियल नंबर है। नेचुरल नंबर में लिखेंगे द सिंपलेस्ट नंबर आर Sir, what? the simplest numbers are 1 2 3 4 dot dot 1 2 3 4 dot dot the numbers being used in counting कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब एक से लेकर के इनफिनाइट तक जितना सारा नंबर है वो नेचुरल नंबर है। जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर में नहीं डालेंगे, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड लिखेंगे होल नंबर, WHOLE। इसमें लिखो नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो
द नेचुरल नंबर along with 0 form the set of whole numbers। मतलब होल नंबर्स हम लोग का हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके इनफिनाइट तक। उसके बाद लिखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर में हम लोग का हो जाएगा द नेचुरल नंबर्स कॉमा देयर negatives एंड 0 मेकअप द इंटीजर्स। मतलब जेड के जगह पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से सारा कुछ, सारा होल मतलब सारा नंबर आ जाएगा इंटीजर के अंदर, बस फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, जो हमारा पॉइंट में आता है या फिर p/q के फॉर्म में रहता है। जेड होल नंबर्स को W से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर को N से। उसके बाद रेशनल नंबर, हाँ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट 0। Numbers in the form of p and q where q is not 0 is called rational number। ठीक है ना? इसी में नीचे लिख लेना, a rational number is either a terminating or non-terminating। A rational number, irrational नहीं, rational। A rational number is either a terminating or नॉन टर्मिनेटिंग। होता है ना, कोई p/q के फॉर्म में रहेगा, उसको डिवाइड करोगे तो फिक्स आएगा वैल्यू कुछ न कुछ, जैसे 1/2 का फिक्स वैल्यू आएगा 0.5, लेकिन 1/3 करेंगे तो 0.333 आते रहेगा। तो ए टर्मिनेटिंग हो गया, ए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ए रेशनल नंबर इज आइदर ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। A rational number is either a terminating or non-terminating and recurring decimal। इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ए 5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं 4 + 3i, इसको 4 + 3i, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 + √-3। ठीक है, ये √-1 जो होता है ना, वही हम लोग i के बराबर होता है। इसका एक्चुअल हम वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर।
3i जो है इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। और रियल इमेजिनरी दोनों को जब मिला देते हैं तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अंडर रूट -1 आई है तो अंडर रूट -3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 और इंटू √3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3i, इसको √3 कर देते हैं। So but where are complex numbers used? I have always known. क्या So where are these complex numbers used? वेयर आर कॉम्प्लेक्स नंबर? Used. कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 11th में ज़रूरत पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी सिर्फ जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक चीज़ होता है। जैसे हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर भी होगा और रियल इमेजिनरी दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Yes, I think that is the statement. इसमें लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर आर, लिख लेना एक बार, थोड़ा सुधार करना, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + ib, a + ib। So then we have to write I equal to under root -1. क्या बोल रहे हो? So we have to write that I is equal to under root -1. हाँ, वो भी लिख लेना है, a + ib where a and b are real number and I बराबर अंडर रूट -1। where I is इमेजिनरी नंबर, I हमारा इमेजिनरी नंबर है। देर बराबर हम लोग लिखेंगे 3 + 4i, तो इसको लिख लेना, a हमारा रियल है और a वाला पूरा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों मिलाकर के कॉम्प्लेक्स हो गया। So what is the definition of real numbers? रियल नंबर के अंदर हम लोग का सारा कुछ आ जाएगा, जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये बोल सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सारा कुछ आ जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। So what is the definition of irrational? इरेशनल का हो जाएगा जैसे जिसका पूरा पूरा वैल्यू निकलता नहीं है, जैसे अंडर रूट थ्री हम लोग का इरेशनल है, अगर उसका रूट हम लोग निकालेंगे ना तो कभी पूरा निकलेगा नहीं। ये हो गया। उसके बाद फैक्टर्स तो पता ही है, फैक्टर नहीं लिखवाते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल ये पता है, इवन पता है, इवन ऑड पता ही होगा, 2 4 6 8 इवन है, और ऑड में क्या हो जाएगा, एक, हाँ 135 हो जाएगा। उसके बाद लिखना प्राइम एंड कंपोजिट नंबर एक साथ लिख लो, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक खुद से, और जो कंपोजिट नंबर होता है वो 3 नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से, एक खुद से, और एटलीस्ट एक और कोई नंबर होना चाहिए जिससे वो डिविजिबल हो। जैसे अगर 3 को हम लोग देखेंगे तो 3 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 3 से, तो ये हमारा हो गया प्राइम। और अगर 4 को देखेंगे तो 1 से, 2 से, 4 से, तो ये हो गया कंपोजिट।
ठीक है। 6 को देखेंगे तो 1 से 2 से 3 से 6 से, ये हो गया कंपोजिट। तो इसमें लिखना ऑल नेचुरल नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई, all natural number which cannot be divided by any number other than 1 and itself is called a prime number. All natural number which cannot be divided by any other number other than 1 and itself is called a prime number. तो फिर 1 क्या है, प्राइम या फिर कुछ और है? 1 प्राइम होगा? हाँ, 1 प्राइम नहीं है। लिख लो बाय कन्वेंशन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। टू हमारा क्या है, 2 प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 डॉट 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 आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद लिखना नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोलेंगे, या फिर सिंपल बोल सकते हो कि जो वन इटसेल्फ और किसी एक ऑड नंबर से डिविजिबल है उसको भी हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में पॉइंट वाइज करके लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ए नंबर इज इरेशनल if and only if its decimal representation is now non-terminating and non-repeating। मतलब उसका अगर डेसिमल में हम लोग निकालना चाहे वैल्यू तो कभी ख़त्म नहीं होगा, कुछ न कुछ आते ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा √2, √3, पाई, ये सारा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब रियल नंबर के अंदर देखो ये दोनों आ जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी तभी होगा जब उसके अंदर आई लगा रहेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर rational number and irrational number taken together form the set of real numbers. Form the set of real numbers. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सम ऑफ ए रेशनल नंबर, सम ऑफ ए रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। इज ऑलवेज इरेशनल।
उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए इरेशनल नंबर। The product of a non-zero rational number with an irrational number is always an irrational number। प्रोडक्ट भी हमेशा irrational होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम इरेशनल ही है, इरेशनल भी आएगा पर हर टाइम इरेशनल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल अभी तो इसका नहीं है, एग्जाम्पल आगे मिलेगा तो हम बता देंगे। अगर हम लोग ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लोगे तो √2 + √3 तो ये तो इरेशनल ही है, पर वैसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके बाद ये भी लिख लो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। जैसे मान लो कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 तो इरेशनल है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 3 बन गया जो कि रेशनल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। हो गया ना। उसके बाद हो गया है। उसके बाद लिखो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें टाइप 1 लिखेंगे। डिवीजन में टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं मान लो एग्जाम्पल 7/8। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0.8। 0.875 मिल रहा है। इसमें लिखना द डेसिमल एक्सपेंशन 0.875 इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। डिफिनेशन में लिखना इफ रिमाइंडर इज 0, यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग को 0 मिल रहा है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन डेसिमल एक्सपेंशन if remainder is 0 then decimal expansion ends after finite number of steps। ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है फाइनली कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। These decimal expansion are terminating। एनसीईआरटी में डिफिनेशन नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है उतना। They have started from this replace division
लेकिन रेशनल इरेशनल है उसमें, प्रूफ करने के लिए आया है, प्रूफ करोगे √2 हमारा इरेशनल है, वो सारा है। हाँ सिंगल लास्ट एक्सरसाइज। हाँ, तो वो सारा कुछ आगे जानना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा कुछ है ना। Yes sir, last exercise. हम्म, Yes, about that हम देखेंगे। सारा कुछ देख लेंगे, इक्विलिड डिवीजन लेमा भी देखेंगे। उसके बाद लिखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3, तो ये हम लोग का आएगा 0.333 डॉट डॉट इस तरह से, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/7, तो ये हम लोग का, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसको बोलते हैं। Sir, not again, it is not getting stopped after 5 item husband. क्या बोल रहे हो? नॉन टर्मिनेटिंग इसी को तो बोलेंगे। हाँ sir, it not recurring also ना, because it is not stopping something. हाँ, तो कुल मिलाकर इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे, क्योंकि कहीं पर एक खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, so that in 9-3 about that recurring means which will end after some time. रिकरिंग मतलब कि कुछ समय के बाद वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जैसे 0.3 के बाद तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिकरिंग हम लोग बोलते हैं। 1/7 को अगर करोगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.14287 आता है, और इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको रिकरिंग बोलेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.3, और यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं, मतलब रिकरिंग बार बार सेम चीज आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में रिकरिंग है, एक निश्चित वैल्यू के बाद बार बार रिपीट होने लगा, एक निश्चित स्टेप के बाद ये रिपीट होने लगा बार बार। और इसमें लिखो इन बोथ एग्जाम्पल्स remainder is never become 0, so the decimal expansion is never ends. After some steps of division. After some steps of these type of decimal expansion are called non-terminating. खत्म नहीं हो रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप हो सकता है, एक रिकरिंग हो सकता है, एक नॉन रिकरिंग हो सकता है। हम लोग जो दोनों एग्जांपल लिए हैं वो दोनों का दोनों रिकरिंग है, ठीक है। आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे टाइप 3 में, जिसमें और नॉन रिकरिंग भी रहेगा। इसी में और लिखना इन एबव एग्जांपल, ब्रैकेट में कर लेना 1/7, नहीं छोड़ दो, 1/7 लिखने की जरूरत नहीं है। इन एबव एग्जांपल आफ्टर फर्स्ट स्टेप पहला वाला एग्जांपल में पहले स्टेप के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, एंड सिक्स्थ स्टेप जो कि सेकेंड वाला एग्जांपल में है, 6 स्टेप के बाद बार बार रिपीट होना शुरू हो गया ऑफ डिवीजन we get remainder equal to dividend
मतलब जो ऊपर में था क्वेश्चन वही आ गया एक बार फिर से 6 स्टेप के बाद। डिविडेंड, डिविडेंड किसको बोलते हैं पता है ना? ऊपर वाला जो पार्ट होता है न्यूमरेटर, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग, अब ब्रैकेट में कर लेना रिकरिंग। उसके बाद नीचे लिखना सो दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम क्या क्या लिखवाए? सबसे पहले हम लिखवाए कि हमारा ऊपर वाला जो स्टेप था उसमें लिखवाए कि ये जो है डिवीजन करने के बाद कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये 0.3333 आते जा रहा है। या फिर नीचे वाला एग्जांपल में लो तो 1.0.142857 फिर से ये चीज़ मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लिखवाए हैं कि ऊपर वाला जो एग्जांपल है फर्स्ट स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। या फिर डिवाइड किए ना, जैसे ऊपर को ए 1 डिविडेंड है हमारा, यहाँ पर हम डिवाइड किए 0 बार में लगाए 1 पॉइंट देके 10, फिर 3 बार में 9, फिर 1। अब देखो यही चीज़ फिर से आ गया, मतलब डिविडेंड आ गया, एक स्टेप के बाद डिविडेंड आ गया, तो और बार बार रिपीट होने लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। सेकेंड वाला केस में 6 स्टेप के बाद फिर से 1 आ गया, मतलब डिवाइड करते रहो फिर से 1 आ जाएगा जो कि ऊपर में था, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद लिखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में लिखना द डेसिमल एक्सपेंशन 0.12345 कुछ भी लिख दो, जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए और इन्फिनाइट तक जाना चाहिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऊपर वाला जो लिखे हो इज नॉट इंड एनीवेयर, इज नॉट इंड एनीवेयर। Also there is no arrangement of digit, also there is no arrangement of digit, ब्रैकेट में कर लेना नॉट रिपीटिंग। Also numbers are not repeating, ऐसे भी लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, numbers are not repeating, so these are called non-terminating, not recurring। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। उसके बाद लिखना दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगर इस तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है तो ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ए इरेशनल नहीं है, ये ध्यान देना, ये दोनों जो है रेशनल है, ए रेशनल है, ए रेशनल है, पर ए वाला जो है हमारा इरेशनल है। अब कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं, इसको बताना कि ये किस टाइप का नंबर है।
यहाँ पर हम ले रहे हैं 0.125692168। ये क्या होगा, रेशनल की इरेशनल? सर irrational. नहीं, ये रेशनल है। इरेशनल तब होगा जब वो ख़त्म नहीं हो रहा हो, इन्फिनाइट तक जा रहा हो। जैसे √3 ये कभी ख़त्म नहीं होता है, √2 पाई ये सारा कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। जो ख़त्म हो रहा है या फिर जो एक निश्चित पैटर्न बना रहा है उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। तो ये हमारा रेशनल हो गया। उसके बाद टर्मिनेटिंग की नॉट टर्मिनेटिंग? सर terminating. ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.125692168 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये रेशनल की इरेशनल? Irrational, sir. ये इरेशनल हो जाएगा ना। पैटर्न नहीं बना रहा है ना, 12569 पैटर्न नहीं बना रहा है, इरेशनल। Terminating. टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? सर non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 0.125692168 फिर 125692168 डॉट डॉट डॉट। एक है रेशनल की इरेशनल? Irrational. ये हमारा क्या हो जाएगा, Rational. रेशनल, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट होना शुरू हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0.125692168 इस तरह से। तो ये रेशनल हो गया। और टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? सर terminating. नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? रिकरिंग मतलब क्या, मतलब बार बार एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। समझ आ गया ना? Yes, sir. बस आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद अगला दिन क्वेश्चन कराएंगे। Yes, sir. So you will go with which you will follow which book? एनसीईआरटी ना? So you will. अच्छा, okay. एनसीईआरटी। So should I send you pictures? किस चीज़ का पिक्चर? So that book is the chapter picture. एनसीईआरटी तो है मेरे पास। Okay, sir. पहले थ्योरी करवा लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चन देखेंगे। Yes. ठीक है। Because in my school they have linear equations that time. लीनियर इक्वेशन? Chapter number 3. अच्छा। So it's one chapter 3, then I think there will be chapter 2, then I will come. So shall I leave? क्या बोल रहे हो? So shall I leave? समझ में नहीं आ रहा है। So should I leave the meeting? हाँ, लीव कर दो। Okay, so next time Monday? हाँ Yes, sir. So at 6 p.m. only, तो? हाँ 6 PM। ठीक sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बाय। सर मैं आपको सिलेबस पूछ रही हूँ इसमें। सिलेबस तुम्हारा मिल गया? अच्छा ठीक। हम्म।